एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट, छोटी आवाज का बड़ा मंच। हफ्ते का पहला दिन सोमवार। आज के एडिशन में पटियाल के पास चौंकाने वाले परीक्षण है। पहला परीक्षण देश में काले धन का चेहरा बन गए 500 के नोट का करूंगा। झारखंड में छापामारी हुई। राज्य सरकार के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हो गए। प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में इसे नोटों का पहाड़ कहा है। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के नोटों का गोदाम कहा है। पीएम ने कांग्रेस के शहजादे से जवाब मांगा है कि इस गोदाम में बड़े बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है। पटियाल 10 साल से सुन रहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन फिर भी नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नोटबंदी हो गई, फिर भी फर्स्ट फैमिली के गोदाम खत्म नहीं हो रहे हैं। क्या करप्शन की सर्जरी करने के लिए 500 के नोट का इलाज करना जरूरी हो गया है? दूसरा परीक्षण कर्नाटक में हो रहे रेप लाइन का करूंगा। बेहद शर्मनाक स्थिति बन गई है। भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि आपत्तिजनक वीडियो की वजह से किसी एक इलाके से बड़ी संख्या में महिलाएं अपना घर छोड़कर भाग रही हैं। 2900 महिलाएं संकट की पीड़ित हैं। वीडियो में आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। स्कैंडल का आरोपी कर्नाटक के सबसे रसूखदार गौड़ा परिवार का प्रज्वल रेवन्ना है, जिनके दादा पीएम, चाचा सीएम, पापा मिनिस्टर रहे और अब वो खुद सांसद हैं। रेप लाइन की त्रासदी का पूरा डिटेल देखिए पटियाल के साथ। तीसरा परीक्षण पश्चिम बंगाल के राजभवन का करूंगा, जहां गवर्नर ने कर्मचारियों के मुंह पर पट्टी बांध दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर मॉलेस्टेशन के आरोप लगे हैं। राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाए हैं। संविधान का नियम है कि गवर्नर पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दावा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस राजभवन आई तो गवर्नर ने लिखित आदेश जारी कर दिया। राजभवन कर्मचारियों पर पाबंदी लगा दी। मॉलेस्टेशन केस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पटियाल को बड़ी हैरानी हुई। क्या कोई राज्यपाल अपने कर्मचारियों की आजादी पर रोक लगा सकता है? पटियाल के साथ पूरा परीक्षण देखिए। चौथा परीक्षण सीयूईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों की दिक्कत का करूंगा। एक दिन में कई एग्जाम, समस्या हो गई है इसकी। एक ही दिन में 3 एग्जाम है। 18 मई को सीयूईटी के अलावा 2 और एग्जाम है, मतलब एग्जाम्स का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। क्या है पूरी समस्या और किसके पास है इसका समाधान? पटियाल के साथ जरूर देखिए। पहले परीक्षण की तरफ बढ़ूं उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के राजनीतिक फंडिंग लेने का आरोप लगा है। एलजी ने एनआईए से जांच करने को कहा है। एनआईए देश में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। एलजी को शिकायत मिली थी कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी गुटों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर फंडिंग ले चुकी है। बदले में आतंकी देवेंद्रपाल भुल्लर को छोड़ने की डील भी हुई थी। इस तरह के आरोप उस शिकायत में लगाए गए हैं जो एलजी के पास आई थी। एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश किस आधार पर की? अब पटियाल पॉइंटर्स में आपको यह बताएगा। एलजी सक्सेना ने अपनी सिफारिश में जनवरी 2014 में केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह को लिखे गए एक खत का हवाला दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को आतंकवादी देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है। भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की सिफारिश के मुताबिक इसकी शिकायत वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने उनसे की थी। एलजी के मुताबिक शिकायतकर्ता आशु मोंगिया ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी दिया है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल है। शिकायत में 2014 की एक मीटिंग का जिक्र है जो न्यूयॉर्क के एक गुरुद्वारा साहिब में हुई थी, जो रिचमंड हिल्स में है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक और केजरीवाल के शामिल होने का दावा किया गया है। इस बैठक में फंडिंग के बदले
आतंकी देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर को छोड़ने की डील हुई थी, उनकी रिहाई की डील हुई थी। भुल्लर 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में मुजरिम है। ये सब आरोप हैं उस शिकायत में। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये सिख फॉर जस्टिस संगठन है क्या। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का यह संगठन है, वही इसका मुख्य चेहरा है और सो कॉल्ड चीफ भी है। 2007 में इस संगठन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इस संगठन का एजेंडा पंजाब में अलग खालिस्तान बनाने का है और इसको लेकर भ्रामक प्रचार लगातार भारत के खिलाफ अमेरिका से गुरपतवंत सिंह पन्नू करता है। यह संगठन भारत विरोधी कैंपेन को प्रमुखता से चलाता है। दुनिया में खालिस्तान को लेकर यह संगठन भारत की छवि को धूमिल करता है। साल 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था। यह पूरा खाका है इस शिकायत का और जिसके खिलाफ यह शिकायत दी गई है उनको लेकर। यहां टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस शिकायत और एनआईए के लिए जो रिकमेंडेशन भेजी गई है उसको लेकर। केजरीवाल के खिलाफ आतंकी जांच की सिफारिश तब की गई है जब कथित शराब घोटाले में 7 मई यानी कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। एनआईए जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी ने एलजी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। वो आतंकी संगठन जो विश्व भर में कुख्यात है अपनी कार्रवाई के लिए, उनसे पैसा लेना सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो लोग देश के दुश्मनों के साथ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनसे आप जाके चंदा ले रहे हो, पॉलिटिकल फंडिंग ले रहे हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। डूब के मर जाना चाहिए इनको। दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया, ये सारी बातें अब एनआईए की जांच में सामने आएंगी। फिर षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता, अभी तो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उससे ही जनता आक्रोशित है। ये जो षड्यंत्र भाजपा कर रही है, और एलजी साहब तो देखो भाजपा के एजेंट हैं, जो वो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है। केवल आरोप मत लगाइए। 2014 के बाद आपने केवल भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आप आरोप लगाते हैं, कार्रवाई नहीं करते। केजरीवाल के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि दोनों पक्ष के वकील केजरीवाल की अंतरिम जमानत की तैयारी करके आए। ऐसे में सुनवाई से एक दिन पहले आतंकी जांच की सिफारिश टाइमिंग पर फिर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि कल जो सुनवाई होने वाली है उसमें होगा क्या। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल सबसे पहले झारखंड में बरामद हुए नोटों के उस पहाड़ का परीक्षण करेगा जिसकी चर्चा देश के हर घर में हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में आज ईडी ने रेड किया। इस छापेमारी में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। ईडी की टीम को घर से सबसे छोटे कमरे में नोटों का एक गोदाम मिला। तलाशी शुरू हुई तो कमरे से 500-500 के नोटों के बंडल बरामद होने लगे। देखते ही देखते कमरे में हरे हरे नोटों का पहाड़ बन गया। झारखंड में ईडी की इस कार्रवाई ने चुनाव में करप्शन के मुद्दे को प्रमुख बना दिया है, लेकिन साथ ही झारखंड में करोड़ों रुपए की बरामदगी से देश में ईमानदारी की लड़ाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो फिर ये करप्शन के नोट कहां से निकल रहे हैं? क्या सरकार केवल पकड़ने में तेज है और करप्शन रोकने में कमजोर है? 8 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तो करप्शन, कालाधन और नोटों की जमाखोरी रोकने का दावा किया गया था, लेकिन नोटों की जमाखोरी पर लगाम नहीं लगी। तो क्या अब करप्शन के इलाज के लिए एक बार फिर 500 के नोट की सर्जरी करना जरूरी हो गया है? क्योंकि नोट बदले हैं, करप्शन तो नहीं बदला।
करप्शन के इलाज के लिए क्या एक बार फिर 500 के नोटों की सर्जरी होनी चाहिए? आपको लग रहा होगा कि पटियाल ये क्यों पूछ रहा है और बार बार ये सवाल क्यों कर रहा है। आपका विचार वाजिब है, लेकिन क्या आप इस बात पर गौर करते हैं कि नोटबंदी के बाद सरकार ने 1000 और 500 के पुराने नोट बंद कर दिए थे। 1000 की जगह 2000 रुपए का और 500 रुपए का भी नया नोट लाया गया था। पहली बार 200 रुपए का नोट भी बाजार में लॉन्च किया गया। इसके अलावा 100, 50 और 20 रुपए के नए नोट भी बाजार में लाए गए थे ताकि बड़े नोटों पर निर्भरता कम हो और छोटे नोटों का चलन बढ़ाया जाए। लेकिन करप्शन के खिलाफ जब भी एक्शन होता है तो सबसे ज्यादा 500 रुपए वाला नोट ही क्यों दिखाई देता है? इसकी दोनों मिसाल आपको झारखंड में ही मिल जाएंगी। पहली तस्वीर तो आप लगातार देख ही रहे हैं। रांची में मंत्री के पीए के नौकर के घर पर छापा पड़ा। 500 रुपए के नोटों की शक्ल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। और अब दूसरी तस्वीर भी झारखंड की है। पिछले साल कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी। अलमारियां खुली तो सिर्फ 500 के नोटों के बंडल भरे हुए थे उनमें। ऐसी छापेमारी में नोटों के जो पहाड़ मिलते हैं, क्या आपने उसमें कभी 100 या 200 रुपए के नोटों का बंडल देखा है कोई? करप्शन के खिलाफ ऐसे एक्शन में आपको सिर्फ 500 के नोटों के बंडल ही दिखाई देंगे। तो सवाल लाजमी है कि 500 के नोट की भी सर्जरी की जानी चाहिए ताकि काले धन की जमाखोरी पर रोक लग सके। भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ा नोट बड़ी सहूलियत की तरह होता है। बाजार में जितना बड़ा नोट होता है, पैसों की जमाखोरी में उतनी ही आसानी हो जाती है। नोटबंदी के बाद जारी हुए 2000 के नोट के साथ भी यही हुआ। 2000 के नोट बाजार में धीरे धीरे गायब होने लगे। बैंकों में भी मिलने कम हो गए थे। लेकिन ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड में 2000 के नोटों की संख्या ही अक्सर ज्यादा रहती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि माना यह जाता है कि 2000 के नोट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करप्शन के लिए होने लगा था। पिछले साल मई के महीने में केंद्र सरकार ने 2000 के नोट की सर्जरी कर दी। बाजार से 2000 के नोट वापस ले लिए गए। 2000 के 97.76% नोट रिजर्व बैंक में वापस पहुंच गए हैं। लेकिन 7961 करोड़ रुपए अभी भी छिपे हुए हैं। मतलब कुल नोट का करीब 3% अभी भी बैंक में वापस नहीं पहुंचा है। 2000 रुपए के ये नोट कहां हैं? किसी को नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे 2000 के नोटों की जगह अब 500 के नोटों ने ले ली है। इसीलिए आज पटियाल ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अब 500 का नोट ईमानदारी की लड़ाई को कमजोर कर रहा है? अगर ऐसा है तो क्या 500 के नोट की सर्जरी के लिए करप्शन का इलाज मुमकिन है? पिछले 10 साल से देश में जो सरकार है वो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। लेकिन बावजूद इसके एक नहीं बार बार नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन इस सवाल पर सोच विचार की बजाय आज झारखंड में हुई कैश रिकवरी चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गई है। इसे कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के गोदाम का दर्जा भी मिल गया है। घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा। और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? नरेंद्र मोदी ने तो इतना खा लिया कि बदहजमी हो गई। डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे हैं। जो बदहजमी हुई इलेक्टोरल बॉन्ड में, जो चंदा लेकर धंधा दिया। झारखंड में 30 करोड़ रुपए एक मंत्री के यहाँ से पकड़ा गया। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? किसका है? झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे। जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है
कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। निजी सचिव के नौकर के यहाँ करोड़ों मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नोट के पहाड़ को कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का गोदाम बता रहे हैं। ऐसे में इस दावे का सच जानना भी जरूरी हो जाता है। पटियाल अब आपको इस नोट की पूरी हिस्ट्री बताएगा। ईडी ने जिस घर में छापा मारा वो संजीव लाल के घर में काम करने वाले कर्मचारी का है। संजीव लाल झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए यानी व्यक्तिगत सहायक हैं। नोट का पहाड़ मंत्री के पीए के सर्वेंट के घर में मिला। ये बात हैरान करती होगी, आपको भी कर रही है, मुझे भी करती होगी कि सर्वेंट के पास इतना पैसा कहां से आया और ईडी यहां तक पहुंची कैसे। ईडी की टीम को यह कामयाबी घूसखोरी के छोटे से मामले की जांच से मिली। 2019 में एक ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी। 10,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में सुरेश वर्मा नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपी सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के नीचे काम करता था। मामले की जांच एसीबी से ईडी के हाथों में पहुंच गई। 2023 में वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया तो जांच मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल तक पहुंच गई, लेकिन मंत्री ने पीए से किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ लिया। लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। अगर ईमानदारी का कमिटमेंट पक्का है तो पहाड़ बनने से पहले रोके क्यों नहीं जा सकते। पटियाल का मानना है कि बीमारी चाहे शरीर की हो या करप्शन की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब पटियाल 2900 महिलाओं के जीवन में आग लगाने वाले टेप स्कैंडल का परीक्षण करने जा रहा है। इन महिलाओं की जिंदगी को नर्क बनाने वाले आरोपी कौन है? उनका पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी जेडीएस के टिकट पर वहां से प्रत्याशी हैं। विवाद उभरने और वोटिंग के बाद वो विदेश चला गया था, लेकिन इस केस से एक अनसुनी और दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है जो आज हम आपको बताएंगे। ये एक नया अध्याय है जिसके हर पन्ने पर बदनामी और घरेलू कलह की झकझोरने वाली कहानियां हैं। इन कहानियों का संबंध कर्नाटक के हासन से ही है। लेकिन पहले पटियाल आपको इस केस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता है। टेप स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल से विदेश में है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने यह जानकारी दी है। वहीं किडनैपिंग केस में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में रहेंगे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए रिमांड पर है। टेप स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी ने पीड़ित महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और यह नंबर है 6360938947। एसआईटी हेड और एडीजीपी बीके सिंह ने यह कहा है कि पीड़ित महिलाओं को इस नंबर पर कॉल करने की खुली छूट है, वो कॉल कर सकती हैं। उन्हें एसआईटी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। टेप स्कैंडल के वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ एसआईटी कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। यह कदम पीड़ित महिलाओं को बदनामी से बचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन एक सच बहुत डरावना है। हासन से पीड़ित महिलाओं का पलायन शुरू हो गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके चेहरे प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो टेप में आम लोगों के सामने आ गए हैं। उधर पीड़ितों ने पलायन का मुद्दा गर्म हुआ तो इधर एचडी रेवन्ना के वकील एसआईटी के एक्शन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मुझे भी जांच में शामिल किया जाएगा, लेकिन एसआईटी अधिकारियों ने मुझे एचडी रेवन्ना के घर में घुसने नहीं दिया। वहीं पर मामले की जांच चल रही थी। टेप स्कैंडल पर पीड़ित महिलाओं पर आफत कैसे टूटी? इन महिलाओं की जिंदगी में बदनामी और घरेलू कलह का चैप्टर कैसे खुला? पटियाल अब आपको इस दर्द की पूरी दास्तां सुनाएगा। दावा है कि सोशल साइट्स पर पीड़ित महिलाओं के 2900 से ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हुए। ये वीडियो विक्टिम महिलाओं के लिए आफत बन गए। महिलाओं के लिए अपने गांव मोहल्लों में रहना मुश्किल हो गया। दावा यह भी है कि पिछले 10 दिन के दौरान बदनामी के डर से कई परिवार पलायन कर चुके हैं।
उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं और इनमें से अधिकतर महिलाएं हासन की ही रहने वाली हैं। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद हासन में भय का माहौल है। जिन परिवारों के वीडियो सर्कुलेट हुए हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि कर्नाटक के हासन में रेवन्ना फैमिली का वर्चस्व है। पीड़ितों को लगता है कि हासन में रहकर रेवन्ना से लड़ाई संभव नहीं है। एचडी रेवन्ना पर प्रज्वल के टेप में जितनी महिलाएं मौजूद थी उनमें से एक को किडनैप करने का संगीन आरोप भी है। एसआईटी ने उस महिला को रेवन्ना के फार्म हाउस से बरामद करने का दावा किया है। अब पीड़ित महिला के परिवार वाले डरे हुए हैं, सरकार से सुरक्षा की गारंटी भी मांग रहे हैं। जब से पीड़ित परिवारों के पलायन की खबर हासन से निकली है, दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा है। Look, frankly, जो भी कहानी सामने आ रही है वो पूरी तरह से चौंकाने वाली और भयावह है। न केवल कर्नाटक में बल्कि कई अन्य राज्यों में महिला कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए आवाज उठाई है कि ये कुछ ऐसा है कि हमारे समाज में सबसे खराब तरह की प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में उचित तरीके से न्याय होगा और उसके बाद अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे मुताबिक बीजेपी की तरफ से इस मामले पर राजनीति करना एक मजाक है, क्योंकि इसमें बीजेपी के सहयोगी शामिल हैं। उन्हें इस मामले को गहराई से देखना होगा। दूसरी विडंबना यह है कि तथाकथित आपत्तिजनक टेप या पेनड्राइव एक बीजेपी नेता को दी गई थी और मुझे यकीन है कि उस बीजेपी नेता ने पार्टी में इसके बारे में बात की होगी। इसलिए कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप सही नहीं है। उधर पलायन पर राजनीति की त्योरियां चढ़ी, इधर कर्नाटक की सड़कों पर रेवन्ना फैमिली के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। विरोध की चिंगारी चिकमंगलूर जिले में भी उठी। यहां दलित संघर्ष समिति ने एचडी रेवन्ना का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दलित संगठन एचडी रेवन्ना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। टेप स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 10 दिन से विदेश में है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, यह बाप पटियाला आपको समझाएगा। ब्लू कॉर्नर नोटिस विदेश में बैठे आरोपी के लिए जारी किया जाता है, जिसमें विदेश में बैठे आरोपी की पहचान, लोकेशन और बाकी सूचनाएं पता की जाती है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद दूसरे देशों की पुलिस आरोपी की खोजबीन में मदद भी करती है। ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद इंटरपोल के सदस्य देश चेक करते हैं कि दूसरे देश का आरोपी कहीं उनके देश में छिपकर तो नहीं बैठा हुआ है। अगर है तो उसका सही पता नोटिस जारी करने वाले देश तक पहुंचा दिया जाता है। प्रज्वल रेवन्ना कहां है, इसकी सटीक लोकेशन कहां है, कोई जानकारी है? यह सब खंगाला जा रहा है। उधर पॉलिटिकल पिच पर यह मुद्दा अंगारे उगल रहा है। जो इंसान मास रेपिस्ट है, आप सोचिए उन महिलाओं के पे क्या बीत रही होगी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस से अपने मंगलसूत्र को बचाए, झूठ फैलाते हैं। हजारों वीडियो क्लिप्स घूम रहे हैं। फर्ज कीजिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना की जगह कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम का या टीएमसी का कोई बंदा होता, किस तरह की प्रतिक्रिया होती। प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज क्यों चुप थी? ये दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री जी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फॉरेन Minister Affairs should take its action immediately. Very unfortunate that those families and the victims, Mahilas who are there in the videos, are life and their future has been in threat. This is a very serious matter of sexual harassment of women, molestation, rape, and abuse of power. This is going to become one of the most sensational cases in the history of India. प्रज्वल रेवन्ना के टेप स्कैंडल को दुनिया का सबसे घिनौना और बड़ा वीडियो खुलासा कहा जा रहा है। इसमें करीब 2900 महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। इस सभ्य समाज के लिए इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि पीड़ित महिलाएं बदनामी के डर से पलायन करें, उनके परिवार अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान की
रक्षा करनी चाहिए। अब पटियाला पश्चिम बंगाल के राजभवन में बोलने की आजादी पर लगे प्रतिबंध का परीक्षण करेगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और राज्यपाल ने यह फैसला किया है कि कर्मचारियों की बोली पर बैन लगा दिया जाए। आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? बोलने की आजादी फंडामेंटल राइट होता है किसी का भी। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसके लिए आपको पटियाला का शुक्रवार वाला पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम याद करना होगा। मैंने क्रिमिनल केस में गवर्नर को मिली आजादी का विरोध किया था। मुद्दा एक महिला के आरोप का था, जिसमें दावा यह किया गया था कि गवर्नर ने महिला का मॉलेस्टेशन किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने किसी भी राज्य के गवर्नर को क्रिमिनल केस से आजादी होने पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर एक नए विवाद को जन्म देने का आरोप लग रहा है। गवर्नर के हैंडल से सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी चर्चा में है। इस चिट्ठी में लिखा क्या गया है? राजभवन का स्टाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के सामने या फोन पर फिर किसी भी तरह से इस मामले में कोई बयान नहीं दे सकता। यह लिखा गया उस चिट्ठी में। और क्या लिखा है? स्टाफ से पुलिस के सवालों को इग्नोर करने के लिए कहा गया है कि पुलिस कोई सवाल पूछती है उसे इग्नोर कीजिए। राज्यपाल को क्रिमिनल मामले में संविधान से छूट मिली ही है तो पुलिस को संवैधानिक तौर पर किसी भी तरह की जांच करने का अधिकार नहीं है। यह भी उसमें लिखा हुआ है। पुलिस जांच नहीं कर सकती और राजभवन के कर्मचारी जुबान नहीं खोल सकते। ये दावे कानूनी रूप से कितने सही हैं? पटियाला इनकी जांच करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल की चिट्ठी के पीछे की वजह क्या है। शनिवार को कोलकाता पुलिस ने राजभवन में नौकरी कर रहे 6 लोगों को मॉलेस्टेशन केस में जो उनके पास शिकायत आई थी उसी सिलसिले में बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। वहीं राजभवन के चीफ इंचार्ज को सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए भी पुलिस ने कहा था। आरोपी महिला ने कोलकाता पुलिस में यह शिकायत दी थी, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने यह जांच शुरू की। अब यहां पटियाला के कुछ सवाल हैं। राज्यपाल को क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी है, लेकिन क्या उन्हें बोलने की आजादी रोकने का अधिकार है? अगर पुलिस एफआईआर और अरेस्ट से इम्यूनिटी है तो क्या जांच भी संभव नहीं है? राजभवन कर्मचारियों की बोली पर बैन क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पटियाला ने संविधान की जानकारी रखने वाले पीडीटी आचार्य से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने हमें क्या समझाया, आप भी समझिए। अब जहाँ तक राज्यपाल के जो ऑर्डर का सवाल है कि राजभवन के किसी भी कोई भी एम्प्लॉई किसी से बात ना करे, देखो इसमें यह है कि एक क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और उसका रिपोर्ट हुआ है, एफआईआर शायद उन्होंने दाखिल किया है। देखिए ऐसा है कि ये इम्यूनिटी तो सिर्फ गवर्नर को मिली हुई है, बाकी वहाँ के लोगों को नहीं मिली हुई है। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते राज्यपाल इस तरह से, क्योंकि बाकी किसी को भी ये इम्यूनिटी मिली नहीं हुई है। पुलिस अगर किसी को क्वेश्चन करना चाहे उस बेसिस पर, एफआईआर के बेसिस पर किसी से क्वेश्चन करना चाहे तो पुलिस अंडर द लॉ कर सकता है, तो उनको रोका नहीं जा सकता। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। असल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है ये इम्यूनिटी का जो प्रोविज़न है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका दायरा क्या है? क्योंकि उसमें एक सवाल ये आता है, मान लो एक गवर्नर एक ऑफेंस करता है, सारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठप हो जाता है वहाँ पर। ये होता है, हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या ये चाहते थे कि कोई भी सारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वहीं ख़त्म हो जाए जब तक ये गवर्नर है? ये है, तो ये तो क्लैरिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब पटियाला 12वीं पास स्टूडेंट के जीवन में एग्जाम के एक्सीडेंट का परीक्षण करेगा। आज देश के हर दूसरे घर में एक ऐसा बच्चा है जिसे इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करनी है। अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता है और अपने देश में ही रहना चाहता है तो उसे ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए कुछ टेस्ट देने होंगे। इसमें सबसे बड़ा टेस्ट होता है CUET, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में एडमिशन का टिकट इसी एग्जाम से मिलता है। देश के 15 मई से
लेकर 24 मई तक CUET के एग्जाम होने हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। ये एग्जाम देश में 380 सेंटर और विदेश में 26 सेंटर्स पर ऑनलाइन होता है। इस साल CUET के लिए 13,48,000 कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन 18 मई स्टूडेंट्स की टेंशन का सबब बन गई है, क्योंकि इसी दिन देश में दूसरे एग्जाम्स भी होने हैं जो CUET से क्लैश कर रहे हैं। 18 मई को ही IIM रोहतक का और IP MET का ये एग्जाम भी होना है। ये दो 18 मई को ही रखे गए हैं। 18 मई को ही महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MHCET भी होना है। MHCET के लिए 7,25,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है। एग्जाम के लिए महाराष्ट्र में 39 सेंटर भी बनाए गए हैं। CUET ग्रेजुएशन के वोकेशनल कोर्सेज जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की पढ़ाई के लिए होता है। वहीं IP MET का एग्जाम IIM रोहतक के लिए होता है। BBA और LLB कोर्स के लिए यही एग्जाम होता है। MHCET भी 5 साल के LLB प्रोग्राम के लिए कंडक्ट किया जाता है। महाराष्ट्र का है ये। MHCET देने के लिए तो महाराष्ट्र में ही, और दूसरी बात CUET और IIM रोहतक में BBA, LLB इन कोर्सेज के लिए एग्जाम सेंटर्स दिल्ली और NCR में भी बनाए गए हैं। यानी महाराष्ट्र में एक स्टेट में है, जबकि जो बाकी के हैं इनके NCR और दिल्ली में भी बने हुए हैं। ऐसे में अगर किसी छात्र के उसको तीनों टेस्ट देने, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे नहीं कर पाएगा, फिर एक ही टेस्ट दे पाएगा, बाकी के दो छूट जाएंगे। अगर वो केवल IP MET और CUET ही दे रहा है और सेंटर दूर दूर हैं, तब भी वो इसके लिए दोनों एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर एग्जाम की फीस हजारों में है। तीनों टेस्ट की फीस अगर हम मिला लें तो 10,000 के आसपास बैठती है। ये भी बर्डन होता है एक आर्थिक तौर पर कि आपने फीस दे दी, लेकिन आप एग्जाम सारे नहीं दे पा रहे। अब सोचिए कि गलती किसकी है? क्या इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि एक ही दिन कई एग्जाम एक साथ ना हो? सबको पता है कि मौके कम हैं और कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, सफलता का अनुपात भी कम है। ऐसे में एग्जाम का एक्सीडेंट ना हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है। आपको यह भी याद होगा कि चुनाव की तारीखों के चलते CUET की परीक्षाएं आगे भी खिसकाई गई थी। तो क्या अब 18 मई को होने वाले एग्जाम अलग अलग तारीख में नहीं रखे जा सकते थे? एग्जाम्स के बाद बात कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के जंगल में लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है। कई दिनों से उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर के जंगल धधक रहे हैं। ये तो समस्या है। अब पटियाल इसका परीक्षण करेगा। इसकी शुरुआत में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। उत्तराखंड के जंगल जलकर राख हो रहे हैं। जीव, जंगल और वनस्पति खतरे में है। सूबे के CM पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना के महबूबाबाद में राष्ट्रवाद पर ट्यूशन दे रहे हैं। UCC की पहल को उत्तराखंड से निकली थी, उसको पूरे देश में लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के पास जलते जंगलों को बचाने का कोई एक्शन प्लान है? क्या जंगलों में हर साल लगने वाली आग के लिए कोई यूनिफॉर्म फायर कोड बना? अगर नहीं बना तो कब बनेगा? संकट कितना भयंकर है, इसका एहसास कराने के लिए पटियाल अब आपको उत्तराखंड में आग की 4 तस्वीरें दिखाना चाहता है जो जंगलों में लगी हुई हैं। पौड़ी में जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कमिश्नर आवास के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि कई मीटर के इलाके को उसने अपनी जद में ले लिया है। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के लोगों को काफी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी आग अल्मोड़ा के जंगलों की बताई जा रही है, जहां दूनागिरी मंदिर से करीब जंगल ने आग में श्रद्धालुओं को जो है वो जब उन्होंने आग की लपटें देखी तो उनमें भी भगदड़ मच गई। आग की लपटें मंदिर के बहुत करीब तक चली गई थी। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तस्वीरों में निकलता धुआं टिहरी के जंगलों का है, जहां जंगलों में आग लगने के बाद विजिबिलिटी कम हो गई है और धुंध सी छा गई है। वहां पर टिहरी जिले में अभी तक आग लगने की 149 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 82 सिविल क्षेत्र में और 67 आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। रुद्रप्रयाग में भी जंगल लगातार आग की चपेट में है। जंगल में आग लगने से यहां पर तकरीबन 52 की घटनाएं हुई हैं। इसमें से 39 हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई है आग लगने के कारण। वन विभाग भी इस पर काबू पाने में नाकाम रहा है। इस आग में अब तक कितना नुकसान हुआ है आपको यह भी जानना चाहिए। अब जरा सोचिए,
आग करीब 1144 हेक्टेयर जंगल के इलाके में फैली हुई है और सबसे अधिक आग उन इलाकों में लगी हुई है जहां चीड़ के पेड़ हैं। यहां अब तक आग लगने की 900 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। जंगल की आग बुझाने के लिए अब तक 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी बड़ी होगी कि सिर्फ उत्तराखंड में ही 24 करोड़ अब तक लग चुके हैं। आग को रोकने के लिए वायुसेना की मदद भी मांगी गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अलकनंदा नदी से पानी भरकर जंगल में छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग को कंट्रोल में किया जा सके, उसे बुझाया जा सके। प्रशासन आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन में है। मुख्य सचिव की तरफ से यह डीजीपी को आदेश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब डीजीपी इस पर क्या कर चुके हैं यह भी हम आपको बताएंगे। जंगल में आग लगने वाले दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा, यह उत्तराखंड में तय हुआ है। डीजीपी ने फैसला किया है मुख्य सचिव के आदेश के बाद। आग लगने के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज कर चुकी है पुलिस। 6 लोगों की पहचान हो चुकी है जो इसके लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जंगल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की जान भी चली गई है, यानी जिनकी आग के कारण मौत हुई। आखिर इन जंगलों में आग लगने की असल वजह है क्या? इस जानकारी के लिए हमने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से बात की है। जोशी जी ने जंगलों में लगने वाली आग का असली कारण क्या बताया, वो आप भी सुन लीजिए। इस बार शीतकालीन वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए इस आग ने और जोर पकड़ा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीड़ के वन जो सबसे बड़े कारण बनते हैं इसको एक दावा नल के रूप में जानने के लिए, क्योंकि उनमें लीसा होता है, टर्पेंटाइन, वो लगातार जलता है और वो धीरे धीरे आग इस हद तक फैल जाती है। साथ में फिर बढ़ती गर्मी, इन दोनों ने मिलाकर के इस आग को और भयावह बना दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण ये आग दुगना, तिगुना और 4 गुना होती है। और एक बात समझ लेनी चाहिए, जब जरा सी आग लगती है तो वहाँ पे एयर गैप आ जाते हैं और एयर गैप आने से उसको हवा भी साथ देती है। 50 साल पहले भी जाना चाहिए, जब वनों की आग लगती थी तो पूरे गांव के गांव, मैं स्वयं एक ऐसे गांव से आया हूं कि जंगल की आग लगने से पहले गांव के बीच में तैयारी होती थी। एक गांव अगर आग बुझाने जाएगा तो दूसरा खाना पकाएगा तो तीसरा पानी लाएगा और बारी लगती थी। और गांव के लिए जंगल की आग एक बड़ी चुनौती होती थी और काफ़ी हद तक वो सफल भी होते थे। आज वो रिश्ता नहीं रहा। उसका बड़ा कारण है कि हमारी वन नीति ही ऐसी है जिसने दूरियां बना ली हैं वनों की लोगों से, और लोग तमाशबीन के रूप में आज आग को देखते हैं। इन जंगलों में आग ना लगे उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, ये जानकारी भी हमने अनिल जोशी जी से ही ली है। अब सरकार को चाहिए कि इसे गंभीरता से लें और पहले तो इस तरह की रणनीति साल में ही तैयार होनी चाहिए कि जब ये परिस्थितियां हों और आग फैल न पाए। पर जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदम है वो इस रूप में हो गए कि पूरे जंगल के क्षेत्र में, वनों के क्षेत्र में, चीड़-पाइन के क्षेत्र में वे जल संग्रहण बनाएं। और क्योंकि वही जल कहीं पानी को तो सिंचित करेगा ही, लेकिन नमी के कारण पत्तों में लगने वाली आग को भी पर भी अंकुश लगाएगा और वो एक सरफेस फायर, कैनोपी फायर नहीं बनेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि वन पंचायतों को नए सिरे से जोड़ने का काम होना चाहिए और उनके साथ जुड़कर के रणनीति बनाई जाएगी, गांव की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तो आने वाले समय में गांव की बीच की व्यवस्था जो हमारी पुरानी थी, पौराणिक व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी, उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में हर साल आग लगती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि सरकार ने कोई नीति नहीं तैयार की है जो आग को रोके, उस नुकसान को कम करे। जैसे जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिखाई जाती है, वैसी फुर्ती यूनिफॉर्म फायर कोड को लेकर भी दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम इस पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और अपने जंगलों को भी। आपके खाने का स्वाद और आपकी सेहत बिगाड़ने वाले मसालों का परीक्षण पटियाल लगातार कर रहा है, क्योंकि मसला आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। दुनिया में भारतीय मसालों की बदनामी हो रही है। हांगकांग, सिंगापुर और फिर ऑस्ट्रेलिया, भारतीय मसालों में कैंसर वाले केमिकल का दावा किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहां खासकर एमडीएच और एवरेस्ट के खास मसालों पर रोक लगाई गई है। दुनिया में नाम बिगड़ा तो देश में एजेंसी जाग उठी। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में भारतीय मसाला बोर्ड ने लगातार लगाम कसी। एफएसएसएआई ने पूरे देश में जांच के आदेश भी दिए।
जांच रिपोर्ट सामने आई तो मसाले गंगा जल की तरह शुद्ध पाए गए। FSSAI कह रहा है कि सब चंगा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा खुलासा कर दिया कि मसालों को क्लीन चिट देने वाले FSSAI वाले फंस गए। दिल्ली पुलिस ने करावल नगर की 2 नकली मसाला फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। इन दोनों फैक्ट्रियों में नई पद्धति के नकली मसाले बनाए जा रहे थे। यह नई पद्धति क्या है, ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि छापेमारी में कितना नकली मसाला पकड़ा गया। पुलिस ने करीब 15 टन मिलावटी मसाला और रॉ मटेरियल बरामद किया है। इसमें 3,300 किलोग्राम नकली हल्दी पाउडर, 115 किलोग्राम गरम मसाला, 1,450 किलोग्राम आमचूर पाउडर और 2,240 किलो धनिया पाउडर जब्त किया है, जो नकली है। चलिए आपको नकली मसाले बनाने वाली नई पद्धति बताता हूं अब कि वो क्या है। ये नकली मसाले केमिकल और एसिड की मदद से बनाए जाते हैं। 7,000 किलो नकली मसाला बनाने के लिए 1,050 किलो सड़ा हुआ चावल, 200 किलो सड़ा हुआ बाजरा, 6 किलो सड़ा हुआ नारियल, 720 किलो धनिया बीज, यूकेलिप्टस की पत्तियां, सड़े हुए बेर, लकड़ी का बारूदा, सिट्रिक एसिड, 2,150 किलो चोकर, 440 किलो सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बीमारी और नकली मसाले आपको खिलाने के लिए। मिलावटी मसालों को लेकर पूरी दुनिया में हुई देश की बदनामी के बाद FSSAI पर आरोप लगा कि FSSAI ने मसालों में 10 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड मिलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन FSSAI ने स्टेटमेंट जारी कर 10 गुना पेस्टिसाइड वाले आरोपों को नकारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी नकली मसालों को कैसे पहचाने। जवाब के लिए पटियाल ने एक्सपर्ट से बात की है। आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, ध्यान से सुनिएगा। हमें गली में या कूचे में जो मसाला बेचने आते हैं उनसे मसाला नहीं लेना चाहिए। हमें मार्के वाले मसाले लेने चाहिए। फूड एंड सेफ्टी का मार्का उसके ऊपर होता है, उन मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी को लेके अगर पानी की एक कटोरी में पानी में डालें या एक गिलास पानी के अंदर हल्दी को डालेंगे तो आप नीचे देखेंगे एक पीले से हल्के पीले रंग का बुरादा हो जाता है और वो पानी पूरा पीला हो जाता है। उसके अंदर हल्की सी केमिकल की बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रकार से हम हल्दी को पहचान सकते हैं। अधिकतर हम देखेंगे कि अगर मिर्च को भी पानी में डालें तो वो जो गिलास में पानी होता है उसका कलर अलग हो जाता है और नीचे बुरादा हो, चाहे वो मिर्च के डंठल पीस के डाले हो तो वो बुरादा नीचे बैठ जाता है। अपने खाने पीने की चीज़ों का आप ख्याल रखें। वैसे पटियाल तो है ही, बार बार ये परीक्षण करता ही रहेगा क्योंकि आपकी हेल्थ से जुड़ा मसला है। भारतीय राजनीति में 2 तस्वीरों की बहुत चर्चा है। पहली बिहार के अनंत सिंह की और दूसरी जौनपुर के धनंजय सिंह की। अनंत सिंह जेडीयू के ललन सिंह को जिताने के लिए जेल से बाहर आए हैं, जबकि धनंजय सिंह पर दावा यह है कि बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी श्रीकला का नामांकन वापस ले लिया है। सीट जिताने के लिए बाहुबल की जरूरत को गलत माना जा रहा है। अगर आपको कोई फेडेक्स कोरियर के नाम से फोन करता है, कहता है कि आपके नाम से किसी पार्सल में अवैध वस्तु मिली है, स्कैमर फेडेक्स के नाम पर नकली ईडी अधिकारी बनकर आपको कोई ठग सकता है। इसीलिए ऐसी कॉल से बिल्कुल ना घबराएं, उनकी बात पर विश्वास ना करें और अगर हो सके तो पुलिस को इसकी सूचना भी दें। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। मेरी कल आपसे रात 9 बजे मुलाकात होगी पब्लिक इंटरेस्ट में। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।